हेलो, गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में अभी तक हमने मोनोसेक्राइड तक पढ़ा था, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन जो है, इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी उसको क्लासीफाइड किया था इनटू दी मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड जो है इसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने उसको क्लासीफाई किया था इनटू दी ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस, ठीक है। तो उनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। अभी हम नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर मोनोसेक्राइड जो है, इसमें अगर आप देखोगे तो आप कोई भी जो मोनोसेक्राइड शुगर है इसको आप तीन तरीके से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो जो आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर है ये है आपका लीनियर स्ट्रक्चर, जो अभी तक हमने पढ़ा था। तो ये जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखा था, अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। तो अल्डिहाइड ग्रुप जो है ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे होता है। अगर आपको कीटोजेस को लिखना है तो हमने वो निकाला था सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। बाकी के जो कार्बन एटम होते हैं वो कार्बन एटम के ऊपर आपको वाटर मॉलिक्यूल रखना था, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इन दिस वे जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हर एक कार्बन के ऊपर आपको एक वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन के ऊपर हमें वाटर मॉलिक्यूल अगर अपन रखते हैं, मतलब OH और यहाँ पे H, तो अपन क्या बोलेंगे, ये कार्बन के हाइड्रेट्स है ना। तो एक कार्बन के साथ में हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को रखा था, बराबर। तो इसलिए हम इसको बोलते थे कार्बोहाइड्रेट्स। बट कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि हर एक कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए अपन ने उसको बोला था पॉली हाइड्रोक्सी। तो पॉली हाइड्रोक्सी ये आपका स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे आपका दो में से कोई तो भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब एक तो अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा या फिर कीटो ग्रुप रहेगा। तो कीटो ग्रुप अगर है तो उसको आप बोलोगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, अगर अल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे अपन पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट का हमने डेफिनेशन लिखा था, इट इज़ डिफाइंड एज दी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, इसका हमने ये सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था जो लीनियर स्ट्रक्चर है। ये जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको फिशर ने एक्सप्लेन किया था। सेकेंड जो है ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लीनियर स्ट्रक्चर। नेचर में आपका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसमें आप 6 मेंबर्ड रिंग या 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे आपका शुगर में फॉर्म होता है। तो ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग जिसको पायरन रिंग बोला जाता है। तो जो आपका 5 मेंबर्ड रिंग होता है इसको फ्यूरन रिंग बोला जाता है। तो फ्यूरन और पायरन रिंग, ठीक है। तो ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है, ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग है। तो शुगर जो है ये 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता है बाय रिएक्टिंग विद द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये 6 मेंबर्ड रिंग अगर फॉर्म करता है, 6 मेंबर्ड रिंग मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, उसके बाद ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपका 6 नंबर का कार्बन, ठीक है। तो ये 6 कार्बन, तो यहाँ पे अगर आप रिंग देखोगे तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। 1 2 3 5 और ये आपका 6, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड रिंग है इसलिए इसको बोला जाता है पायरन रिंग। तो जो आपका ग्लूकोज है इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। तो इसको पायरानोज की वर्ड लगाया अपन ने क्योंकि ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग होता तो इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोफ्यूरानोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है और इसको बोला जाता है हॉवर्थ फार्मूला, ठीक है। उसके बाद में
थर्ड स्ट्रक्चर है चेयर स्ट्रक्चर, तो ये आपका फिर से पायरेनोज फॉर्म है। तो ये जो आपका 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर था, इसको अपन ने चेयर फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ कर सकते हैं चेयर फॉर्म वाला, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन की अगर अपन बात करते हैं, तो इन केस ऑफ ग्लिसरील्डिहाइड, ग्लिसरील्डिहाइड के केस में हो या फिर आपका कोई भी आप मोनोसेक्राइड लो, मतलब ग्लिसरील्डिहाइड जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट आपका शुगर होता है ना। तो 3 कार्बन का ये शुगर है आपका, और इसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कायरल कार्बन एटम दिखेगा, या इसको आप बोलते हो असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो इट इज फुलफिल्ड बाय द 4 डिफरेंट ग्रुप्स, देन इट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो आपका जो कार्बन है इसके ऊपर अगर P, Q, R एंड S, ये अगर 4 अलग अलग ग्रुप अगर कार्बन के वैलेंसी को फुलफिल करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। अगर ये आप फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद में आप सेकेंड कार्बन अगर देखोगे तो इसके पास में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, अल्डिहाइड ग्रुप है, और आपका CH2OH है। मतलब ये 4 अलग अलग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन जो है इसमें आप एक तो लीनियर स्ट्रक्चर निकालते हो, इसमें आप नंबर ऑफ जो आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये असिमेट्रिक कार्बन एटम आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम जो है ये अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो आपका जो फिशर प्रोजेक्शन है इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट दी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आपको निकालना है तो आप फिशर प्रोजेक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये आपका सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन होने वाला ग्रुप है, ठीक है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है। उसके बाद में ये यहाँ पे आप जो कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन है इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में हॉवर्थ फार्मूला जो है इसमें हमने यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर निकाला है ना। तो यहाँ पे आपका ये पायरन रिंग और फ्यूरन रिंग, जैसे अब मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रिएक्ट होता है तो यहाँ पे आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका हॉवर्थ फार्मूला है, ये हॉवर्थ फार्मूला के हिसाब से जो आपका रिंग स्ट्रक्चर होता है ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए जब भी आपका लीनियर शुगर रहेगा ये लीनियर शुगर आपका कन्वर्ट हो जाएगा रिंग फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको एक इक्विलिब्रियम दिखाई देता है कि लीनियर स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, या आप इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। तो लीनियर स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है आपका ये इक्विलिब्रियम रिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्शन में है, इसलिए हमेशा रिएक्शन आपको लीनियर टू रिंग फॉर्म में दिखती है। बट यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर आपके 2 टाइप के रहेंगे, एक तो 5 मेंबर्ड बोला है अपन ने और दूसरा होता है 6 मेंबर्ड। अगर यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसको फ्यूरन फॉर्म बोला जाता है, और अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो इसको बोला जाता है पायरन फॉर्म, ठीक है। तो इफ मोनोसेक्राइड जो है ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पायरियानोज। मतलब आपका शुगर जो रहेगा ये हो जाएगा ग्लूकोपायरियानोज। अगर ग्लूकोज के जगह पे अपन गैलेक्टोज लेते तो हो जाएगा गैलेक्टोपायरियानोज। अगर आप फ्रुक्टोज लेते हो या फ्रुक्टोज लेते हो तो इस केस में फ्रुक्टोज जो है ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता है, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्यूरानोज। तो 5 मेंबर्ड रिंग है तो फ्यूरानोज, और जो आपका स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा आपका राइबोफ्यूरानोज। तो इस केस में राइबो शुगर जो है ये अगर 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता है तो उसको अपन बोलेंगे राइबोफ्यूरानोज। फ्रुक्टोज जो है ये भी आपका 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता है तो वो भी फ्यूरानस फॉर्म में रहेगा, तो उसको अपन बोलेंगे फ्रुक्टोफ्यूरानोज।
ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका हॉवर्थ फॉर्मूला। उसके बाद में नेक्स्ट है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म कैसे होता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म होने के लिए यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स होती है। तो यहाँ पे आपका स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, ये यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखा है, बट अपन डायरेक्ट आ जाते हैं आपके रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो रिंग स्ट्रक्चर है ये फॉर्म होने के लिए आपका जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ये फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट होता है कोई तो भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में। ठीक है, बट ये कौन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रिएक्ट होगा, ये आपका 5th नंबर वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में भी रिएक्ट हो सकता है, या फिर ये 4th नंबर वाले कार्बन के साथ में भी रिएक्ट हो सकता है। अगर 5th वाले के साथ में अगर रिएक्ट होगा तो ये किस टाइप का रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और 4th नंबर वाले कार्बन के हाइड्रोक्सिल के साथ में अगर ये रिएक्ट होता है तो किस टाइप का ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैं सिर्फ इसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको रिएक्शन समझनी चाहिए इसलिए। ये आपका फर्स्ट कार्बन दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप जो है इसको आप थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपका ये C डबल बॉन्ड O H बराबर, उसके बाद में आपका सेकेंड कार्बन जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका राइट में है तो हम इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आपका राइट में इसलिए अपन इसको नीचे लिखा है। हाइड्रोजन जो है यह इसका ऊपर रहेगा। उसके बाद आपका सेकेंड के बाद थर्ड कार्बन, तो आपका ये थर्ड कार्बन जो है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में है तो इसको अपन थोड़ा राइट में लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड कार्बन एटम। उसके बाद में फोर्थ कार्बन एटम जो है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में है तो इसको भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये अपन ने फोर्थ कार्बन एटम लिखा। उसके बाद में है फिफ्थ कार्बन एटम जो है इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इसका हाइड्रोजन, और ये आपका 6CH2OH। अब रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, तो रिएक्शन आपका जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप और आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके बीच में होती है। ठीक है, तो जो 5th नंबर का कार्बन है ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड, फोर्थ और 5th एंड 6th। तो ये 5th नंबर का जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ में अगर रिएक्शन होती है तो क्या होगा, ये जो आपका बॉन्ड दिख रहा है इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, बॉन्ड का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में क्या रहेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका ट्रांसफ़र होता है किसके साथ में, यहाँ पे शेयरिंग की जाती है किसके साथ में, शेयरिंग की जाती है किसके साथ में, आपके ऑक्सी ग्रुप के साथ में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, उसके बाद में जो आपका हाइड्रोजन है ये शेयरिंग करता है आपके ऑक्सीजन के साथ में जो अल्डिहाइड का है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर चेंज होता है तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपका ये ऑक्सीजन जो शेयरिंग कर रहा है किसके साथ में, आपके अल्डिहाइड के कार्बन के साथ में, बराबर। बाकी के कार्बन जो है वो आपके जैसे थे वैसे ही। तो ये आपका CH2OH। उसके बाद में ये जो आपका ऑक्सी था अल्डिहाइड का, इसके साथ में हाइड्रोजन आपका बॉन्ड फॉर्म करता है तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन जो है ये आपका शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, आपके ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये बन गया OH।
उसके बाद में ये आपका H बचा है यहाँ पे, CH यहाँ पे भी बचा है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका OH, इसका H, ये इसका OH ऊपर लिखा है अपन ने, H नीचे लिखा है, और इसका OH नीचे था तो H आपका ऊपर है। तो इन दिस वे आपका जो स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर, ये आपका फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, कार्बन का जो ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है, इसके बीच में, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 5th नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। उसके बाद में जो आपका ये रिएक्शन है, ये आपका इमेज में दिया है, इसको मोर सिंप्लीफाइड वे से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो ये हो गया आपका हॉवर्थ फॉर्मूला, ठीक है। अब इस केस में आपका जो अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे आप अल्डिहाइड ग्रुप लो या कीटोन ग्रुप लो, दोनों के दोनों जो है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। अगर अल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों भी अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट होते हैं तो इसको बोला जाता है हाइड्रेट्स, ठीक है। तो जैसे आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन जो है ये आपके वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं, वैसे ही ये आपके अल्कोहल के साथ में भी रिएक्ट होंगे। और अल्डिहाइड जब आपके अल्कोहल के साथ में रिएक्ट होता है, जो अभी अपन ने रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है हेमी एसिटल फॉर्म, ठीक है। बट अगर कीटोन जो है, कीटोन अगर आपका रिएक्ट होता है किसके साथ में, आपके अल्कोहल के साथ में, तो उसको बोला जाता है हेमी कीटल फॉर्म, ठीक है। तो अल्डिहाइड अगर रिएक्ट हुआ अल्कोहल के साथ और जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल फॉर्म। अगर कीटोन रिएक्ट होता है अल्कोहल के साथ में तो जो आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको बोलेंगे अपन हेमी कीटल फॉर्म, ठीक है। तो इस केस में आपका जो अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ये अगर आपके अल्कोहल ग्रुप के साथ में रिएक्ट होते हैं तो ये आपका हेमी एसिटल और हेमी कीटल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे आपका एक तो 5 मेंबर रिंग बन सकता है या फिर 6 मेंबर रिंग बन सकता है। अपन यहाँ पे जो 6 मेंबर रिंग पढ़ा था, ये 6 मेंबर रिंग कब फॉर्म हुआ, जब आपका 5th नंबर का जो कार्बन है, ये 5th नंबर ऑफ कार्बन रिएक्ट होता है किसके साथ में, आपके अल्डिहाइड ग्रुप के साथ। अगर यही आपका 4th नंबर कार्बन अगर रिएक्ट होता तो 4th नंबर वाला कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता, इस टाइप से, बराबर। तो ये हो जाता 5 मेंबर्ड रिंग। अभी हमने कौन सा रिंग बनाया, ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग। अगर यहाँ पे 5th नंबर कार्बन किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, आपके फर्स्ट के साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्टेड विद दी 5th कार्बन, तो यहाँ पे आपका बन गया 6 मेंबर्ड रिंग। बट वही यहाँ पे आपका अगर 4th रिएक्ट होता, यहाँ पे आपका 4th रिएक्ट होता किसके साथ में, 1 के साथ में, तो वो बनाता आपका 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका C4 अगर अल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट होता है तो ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा जिसको अपन बोलेंगे फ्यूरानोज। तो ये आपकी फ्यूरन रिंग हो गई। अगर यहाँ पे आपका जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप अगर 5th नंबर के कार्बन के साथ में अगर ये रिएक्ट होता है तो ये आपका बनाता 5 मेंबर्ड रिंग और इसको अपन बोलते फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, सॉरी पायरानोज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिंग स्ट्रक्चर जो है ये कैसे फॉर्म होता है ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो आपका जो 5th नंबर है ये फर्स्ट के साथ में रिएक्ट होता है तो इस टाइप से आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो जैसे आपका पहले डी ग्लूकोज था तो ये बन गया आपका डी ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। तो इन दिस वे यहाँ पे जो आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है।
अब आइसोमरिज्म जो है, आइसोमरिज्म है ना, ये वर्ड कहाँ से आया? तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? तो आइसोमर मतलब आइसो मीन्स सेम, इक्वल, ठीक है। मिरोस का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ने हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है ना। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। वो मॉलिकुलर फॉर्मूला का मतलब क्या? तो मॉलिकुलर फॉर्मूला मतलब क्या? अगर आपके पास में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ठीक है, ऑक्सीजन 6 है, तो C6H12O6 ये एक आपका शुगर है, बट ये आपका ग्लूकोज है, मैनोज है, या अल्ट्रोज है, या एलोज है, ये आपको नहीं पता, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर जो है, ये सभी स्ट्रक्चर में आपके 6 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं, बराबर। तो C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का तो फॉर्मूला अपन प्रेफर करते, बट ये हमें कंफर्म नहीं पता कि ये सही में ग्लूकोज है, मैनोज है, अल्ट्रोज है या गैलेक्टोज है, क्योंकि आपने सभी का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा तो सबका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट होता है ना, बट उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला आपको यही मिलेगा। तो आइसोमर का मतलब क्या, कि ऐसे आपको कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो डिफरेंट कंपाउंड विद दी सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, उसको आप बोलोगे आइसोमर्स, ठीक है। द फिनोमेना कॉल्ड एज आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे आपका जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसके बेसिस पे अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो असिमेट्रिक कार्बन जितने आपके पास में रहेंगे उतने आपके आइसोमर्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो असिमेट्रिक कार्बन एटम आपके पास में कितने हैं उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आइसोमर्स जो है ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आइसोमर्स का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, बट आइसोमर्स जो है ये आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के कौन से? एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है और एक स्टीरियो आइसोमर होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब क्या? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब उनका स्ट्रक्चरल जो उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट पोजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है इसलिए अपन उसको आइसोमर्स तो बोल रहे हैं, बट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ कार्बन एटम और लेंथ ऑफ कार्बन चेन, इसके बेसिस पे आप उसको चेन आइसोमर में क्लासीफाई कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उस पोजीशन पे दूसरा कौन सा ग्रुप है उसके बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो इनटू द पोजिशनल आइसोमर्स। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो इनटू द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो सेम स्ट्रक्चर भी है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला भी है, बट डिफर ओनली इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो डिफर ओनली इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, इसके बेसिस पे आप इसको 2 टाइप में क्लासीफाई करोगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो है इसमें हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो है इसमें आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड का, तो फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रहा है, बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये आपका अलग अलग प्लेन में है। तो ये आपका जहाँ पे भी C डबल बॉन्ड C आता है, मतलब जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है इन बिटवीन 2 कार्बन एटम, उसके साइड चेन कौन से प्लेन में है उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं ट्रांस एंड सिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका ये एक फंक्शनल ग्रुप है
सॉरी ये एक साइड चेन है और ये आपका दूसरा साइड चेन है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई ये अलग अलग साइड चेन है जो आपके अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट है। तो ये आपका एक प्लेन ये वाला हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा प्लेन हो गया। तो ये दो अलग अलग प्लेन हैं, दो अलग अलग प्लेन जो रहेंगे आपके, तो अलग अलग प्लेन में आप दो अलग अलग प्लेन में आपके साइड चेन अगर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है ट्रांस, ठीक है। अगर वो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन का मतलब क्या, अब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, इसका एक्स साइड चेन और इसका वाई साइड चेन, ये दोनों भी सेम प्लेन में है तो इसको बोला जाता है सिस, ठीक है। तो जैसे ये आपकी एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये आपका डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये इसका एक साइड चेन, ये इसका दूसरा साइड चेन, ये दो अलग अलग प्लेन में साइड चेन प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये ट्रांस है। बट ये साइड चेन अगर आपका ये प्लेन में आ गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये सिस फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक और सिस एंड ट्रांस आइसोमर, जिसमें एग्जांपल है आपका फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड का, ठीक है। तो ये फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका ये एक प्लेन में है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये हो गया आपका सिस फॉर्म, और ये आपका दो अपोजिट प्लेन में है तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसको आप इनैंशियोमर्स बोलते हो, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है या इनैंशियोमर्स जो है, it differ from each other in deposition of various atom or group of atoms in space around the asymmetric carbon atom। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, asymmetric carbon atom। तो यहाँ पे asymmetric कार्बन के अराउंड जितने भी आपके ग्रुप है उसके कन्फिग्रेशन के बेसिस पे हम यहाँ या डिपोजिशन के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो आपके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये आपके मिरर इमेज होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप ग्लिसरेलाइड का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें हम पढ़ेंगे डी एंड एल आइसोमर्स। तो डी एंड एल आइसोमर्स जो है, ये डी एंड एल आइसोमर्स में अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो ग्लिसरेलाइड का, तो ग्लिसरेलाइड हमारा 3 कार्बन का जो सबसे स्मॉलेस्ट शुगर है। इसमें असिमेट्रिक कार्बन एटम अगर देखोगे तो देखो फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं रहेगा। सेकंड जो है ये कार्बन के पास में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक CH2OH है, मतलब ये पक्का आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम है। अगर ये आप थर्ड वाला कार्बन अगर देखोगे तो इसमें OH है, ये आपका दूसरा ग्रुप है, मतलब 2 अलग अलग ग्रुप हो गए। ये तीसरा हाइड्रोजन भी ग्रुप हो गया, बट चौथा फिर से हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये आपका असिमेट्रिक नहीं है। तो हमारे पास में असिमेट्रिक कार्बन एटम कौन सा है, सिर्फ सेकेंड वाला। अब सेकेंड वाला जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है इसके बेसिस पे हम इसको अभी आइसोमर को क्लासीफाई करेंगे। असिमेट्रिक कार्बन एटम जो है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपका राइट में है तो उसको बोला जाता है डी ग्लिसरीअल्डिहाइड, ठीक है। अगर असिमेट्रिक कार्बन एटम का अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपका लेफ्ट साइड में होता है तो उसको बोला जाता है एल आइसोमर। तो ये आपका लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट फॉर एल मतलब एल आइसोमर, और यहाँ पे अगर ये राइट में है तो यहाँ पे आपका डी आइसोमर। तो राइट में है तो डी आइसोमर, अगर यही आपका लेफ्ट में है तो ये हो गया आपका एल आइसोमर, ठीक है। तो इन दिस पे ग्लिसरेलाइड जो है इसके 2 आइसोमर्स हमने यहाँ पे निकाले हैं, डी ग्लिसरेलाइड एंड एल ग्लिसरेलाइड। उसके बाद आपका जो डी ग्लिसरेलाइड एंड एल ग्लिसरेलाइड है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे निकालने के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका ग्लूकोज का। अब एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो चलो यहाँ पे एक असिमेट्रिक कार्बन है तो अपन ने कंसिडर कर लिया कि एक ही आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है, एक ही कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखना है। इसका लेफ्ट में है इसलिए अपन ने एल बोला, इसका राइट में है इसलिए अपन ने इसको डी बोला। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज का अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालने के लिए जाते हो तो
CHO, हाँ ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर निकालने के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपका CHO, ये आपका OH, ये आपका दूसरा कार्बन, उसके बाद ये आपका तीसरा और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपका 6, ठीक है। अब सेकेंड कार्बन को अगर आप कंसिडर करते हो तो सेकेंड कार्बन जो है आपका, इसके पास जो अपन ये वैलेंसी लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो वैसे ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा आपका, उसके बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन रहेगा। अगर आप सेकेंड कार्बन को अगर कंसिडर कर रहे हो तो सेकेंड कार्बन आपका असिमेट्रिक है। देखो सेकेंड कार्बन जो है ये असिमेट्रिक है, इसके पास OH, H, CHO ये और ये आपका पूरा ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में थर्ड कार्बन, इसके पास ये आपका पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये आपका पूरा ग्रुप है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल और ये आपका फोर्थ वैलेंसी के पास में ये पूरा ग्रुप। तो ये थर्ड कार्बन भी असिमेट्रिक हो गया। फोर्थ देखोगे, फोर्थ भी वैसे ही आपका असिमेट्रिक है। फिफ्थ देखोगे, फिफ्थ भी असिमेट्रिक है, बट सिक्स वाला असिमेट्रिक नहीं क्योंकि इसके पास में 2 हाइड्रोजन। टोटल यहाँ पे आपके पास में 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम है। 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो इसका मतलब क्या, 4 आपके पास में असिमेट्रिक और कायरल कार्बन एटम है ना। तो कायरल कार्बन एटम आपके पास में कितने हैं, 4। और 4 कायरल कार्बन एटम के बेसिस पे अगर अपन D एंड L आइसोमर अगर यहाँ पे क्लासीफाई करने जा रहे हैं तो फर्स्ट वाला जो है ये इंडिकेट करता है कि ये D है, ये आपका सेकेंड वाला इंडिकेट करता है कि ये L है, उसके बाद में सॉरी ये आपका सेकेंड, थर्ड और अभी आपका फोर्थ वाला राइट में है, इसका मतलब ये भी D है। उसके बाद फिफ्थ वाला भी क्या बोलेगा कि ये आपका राइट में है, इसका मतलब ये भी आपका D आइसोमर है। बट 4 अलग अलग असिमेट्रिक कार्बन एटम के बेसिस पे अगर आप क्लासीफाई करते हो तो यहाँ पे आपको D, L, D या आइसोमर्स यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं। बट आपको एक कौन सा भी कार्बन एटम को यहाँ पे कंसिडर करना है। कोई भी एक कार्बन एटम को जब अपन सिलेक्ट करते एज ए असिमेट्रिक कार्बन एटम तो आप कौन सा करोगे, तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट वन जो आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम है, मतलब कौन सा, फिफ्थ वाला। तो हमेशा आपको सभी स्ट्रक्चर में जो सबसे लास्ट वाला असिमेट्रिक कार्बन एटम है उसको ही आपको कंसीडर करना है। और इसको अगर आप कंसीडर करते हो तो ये आपका हो गया D आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज L है और ये आपका D है, ठीक है ना। तो इसको ही आपको कंसीडर करना है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट है ये इनैंशोमर्स है आपका। इनैंशोमर्स अपन अभी तक पढ़ा था कि इनैंशोमर्स जो है ये आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होते हैं। तो इनैंशोमर्स जो है ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ये डबल इमेज आइसोमर्स आप इसको बोल सकते हैं, या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, जो आपको एक जैसे दिखते हैं बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ना है डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो अगर ग्लिसरोज जो है या ग्लिसरल्डेहाइड जो है इसको अगर आप टेट्रोजेस, ये आपका ट्रायोजेस था 3 कार्बन का, ट्रायोजेस से अगर आप टेट्रोजेस के स्ट्रक्चर अगर निकालते हो तो यहाँ पे अपन ने इरिथ्रोज एंड थ्रियोज निकाला। इरिथ्रोज एंड थ्रियोज स्ट्रक्चर अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है
इसमें आपको सेकेंड नंबर पे ही आपको चेंज मिलेगा। सेकेंड नंबर का जो कार्बन है इरिथ्रोस के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में है, थ्रियोस के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लेफ्ट में है। ठीक है, भले ही आपके ये एक जैसे दिख रहे हैं बट ये आपके मिरर इमेज नहीं होते। तो ये आपके मिरर इमेज नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है डायस्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है कि यहाँ तक? तो इरिथ्रोस, थ्रियोस, राइबोस, अरेबिनोस ये आपके क्या एलोज अल्ट्रोज ये क्या है आपके डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स आप किसको बोलोगे? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल ये जो वर्ड है ये अपन यूज़ करते हैं फॉर द लाइट। तो कोई भी एक कंपाउंड जो आपका लाइट के साथ में रिएक्ट होता है, कोई भी एक कंपाउंड जो आपके लाइट के साथ में रिएक्ट होगा और लाइट के साथ में अगर ये रिएक्ट होता है तो इसका मतलब वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो लाइट के साथ में अगर वो रिएक्ट कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है इसके लिए आपके पास में होने चाहिए असिमेट्रिक कार्बन एटम। मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में या कोई भी कंपाउंड में अगर असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो वो पक्का आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के पास में कम से कम एक तो भी असिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए, जो हमारे हर एक कार्बोहाइड्रेट के पास में होता है। ठीक है, तो जैसे एक अपन ने एक सॉल्यूशन बनाया, ये आपका शुगर सॉल्यूशन है, तो ये अपन ने वाटर में शुगर को डिज़ोल्व किया। उसके बाद में जो सॉल्यूशन है इसमें से अपन ने प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया। प्लेन पोलराइज लाइट को पास करने के बाद जो भी शुगर मॉलिक्यूल होंगे आपके सॉल्यूशन में वो वाटर के साथ वो आपके लाइट के साथ में रिएक्ट होंगे और लाइट जो है इसके पाथ को चेंज करेंगे, अगर राइट और लेफ्ट। अगर ये राइट में रोटेट करता है आपके लाइट को तो इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अगर ये आपके लेफ्ट में अगर लाइट को रोटेट करता है तो उसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में अगर लाइट रोटेट हो रहा है तो उसको अपन लीवो रोटेटरी बोलेंगे, और राइट में अगर ये रोटेट करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसके बाद में डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर है ये तो इसको आप प्लस साइन से इंडिकेट कर सकते हो, अगर ये लीवो रोटेटरी है तो इसको आप इंडिकेट कर सकते हो माइनस साइन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो शुगर है, ये शुगर अगर आपके लाइट को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में अगर रोटेट करता है इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम उसको डेक्स्ट्रो शुगर बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर बोलेंगे। अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी शुगर। अगर मिक्सचर जो है आपका डी एंड एल शुगर का, ये डी एंड एल शुगर के मिक्सचर में अगर आपका डी और एल शुगर इक्वल अमाउंट में है तो उस केस में आपका ऑप्टिकल रोटेशन जो है ये ज़ीरो आता है। और ऑप्टिकल रोटेशन अगर आपका ज़ीरो आता है तो उसको बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर और डीएल मिक्सचर और कॉन्ग्लोमेरेट्स। ठीक है, जहाँ पे आपका जो जहाँ पे आपका ऑप्टिकल रोटेशन है इसका वैल्यू कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये है आपका म्यूटा रोटेशन। तो फिलहाल में यहाँ पे जो भी हमने अभी आइसोमरिज्म पढ़े जिसमें अपन ने डी एंड एल आइसोमर पढ़ा था, तो डी एंड एल आइसोमर जो है ये डी एंड एल आइसोमर आपका डी किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि असिमेट्रिक कार्बन एटम जो रहेगा, लास्ट वाला असिमेट्रिक कार्बन एटम जो रहेगा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट में है तो उसको अपन बोलेंगे डी शुगर। ठीक है, अगर वो लेफ्ट में है तो उसको बोलेंगे अपन एल शुगर। तो डी एंड एल दोनों भी कैपिटल लिखा था, बट हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या पढ़ा कि अगर शुगर के सॉल्यूशन से आप
प्लेन पोलराइज लाइट को अगर पास करते हो तो प्लेन पोलराइज लाइट को पास करने के बाद में आपका शुगर जो रहेगा ये लाइट के साथ में इंटरेक्ट करेगा और उसके डायरेक्शन को रोटेट करेगा। अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब राइट में अगर वो रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट में रोटेट करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे जो आपका शुगर है शुगर जो है ये आपका डी शुगर हो सकता है और एल शुगर हो सकता है, मतलब कैपिटल डी आइसोमर हो सकता है या कैपिटल एल आइसोमर हो सकता है। बट अगर ये शुगर को जब अपन ऑप्टिकल रोटेशन के लिए भेजेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को अगर अपन पास करते तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डी ऑल एल टाइप ये लाइट को कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। अगर ये राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है इसको इंडिकेट करेंगे अपन डी से और प्लस से, ठीक है। उसके बाद में अगर ये राइट में रोटेट नहीं कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है लेफ्ट में, तो इसको अपन बोलेंगे स्मॉल एल, मतलब लीव रोटेटरी, इसको इंडिकेट करेंगे माइनस से। कैपिटल डी और स्मॉल डी में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अभी हम स्मॉल डी डेक्स्ट्रो और स्मॉल एल लीवो के लिए हम यूज़ नहीं करते। हम डेक्स्ट्रो है तो पॉजिटिव और लीवो है तो अपन निगेटिव साइन यूज़ करते। तो शुगर जो है आपका, इसका नाम अपन कैसे लिख सकते हैं, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, शुगर डी होता है और एल होता है, तो अपन बोलेंगे डी तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, शुगर को डी प्लस और एल प्लस डी माइनस और एल माइनस। ग्लूकोज है तो ग्लूको, और रिंग स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल 6 मेंबर फॉर्म, तो उसको बोलेंगे ग्लूको पायरेनोस। तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोपायरेनोस, डी प्लस डी निगेटिव, एल प्लस एल निगेटिव। अभी हमें ये नहीं पता कि ग्लूकोज जो है ये राइट में रोटेट कर रहा है लाइट को या लेफ्ट में। अगर वो डी टाइप का अगर आपका ग्लूकोज है और राइट में रोटेट कर रहा है तो हम उसको प्लस लिखेंगे, मतलब वो डी आइसोमर है बट वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर वो आपका डी आइसोमर तो है बट राइट को लेफ्ट में अगर वो आपका रोटेट कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे लीव रोटेटरी, मतलब इंडिकेट करना पड़ेगा माइनस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो भी शुगर होता है, ये शुगर को अपन डी प्लस माइनस जो भी रहेगा वो लिख सकते हैं, या एल प्लस माइनस जो भी रहेगा वो अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने जो भी आइसोमर है जिसमें डी एंड एल आइसोमर्स, और उसके बाद में डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीव रोटेटरी इंडिकेटेड बाय द प्लस और माइनस साइन, उसको हमने यहाँ तक पढ़ा। और जो भी आपका नेक्स्ट है न्यूटा रोटेशन, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आइसोमरिज्म अपना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको अपन कंटिन्यू करेंगे।